गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन रेशो और ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात और साथ में देखेंगे इम्पीडेंस अनुपात। तो स्टूडेंट हम देखेंगे ट्रांसफार्मर रेशो, जिसको हम किससे लिखेंगे? के से। ट्रांसफार्मर रेशो क्या होता है आपका? के बराबर एन एस बटा एन पी। तो स्टूडेंट सिंपल सी डेफिनेशन होगी आपकी के ट्रांसफार्मर रेशो क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या तथा प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशो कहते हैं। अगर आपको ऐसे कोई संख्या दी हो, ठीक है, और उसको आपको डेफिनेशन में बोलना हो, तो जो संख्या ऊपर लिखी है उसको हम पहले बोलते हैं एनएस होते हैं आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होते हैं, और एनपी होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न होते हैं। तो यहाँ इसकी ट्रांसफार्मर रेशो की परिभाषा क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या तथा प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर रेशो कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका ट्रांसफार्मर रेशो। तो ट्रांसफार्मर रेशो के बराबर एन एस बटा एन पी बराबर है ई एस बटा ई पी। ये सेकेंडरी में वोल्टेज और प्राइमरी में वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज और प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज। तो स्टूडेंट आप देखोगे जिस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी वहां वोल्टेज अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे आगे। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में विकसित विद्युत शक्ति, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत शक्ति पीएस का मान प्राइमरी वाइंडिंग में दी गई शक्ति के मान से, प्राइमरी वाइंडिंग में दी गई शक्ति के मान से अधिक नहीं होता है, अधिक नहीं होता है। पूरे ध्यान रखना, यहाँ पे अधिक नहीं होता है, यानी जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो शक्ति का मान है, विद्युत शक्ति का मान, वो प्राइमरी वाइंडिंग की विद्युत शक्ति के मान से अधिक नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें एक आदर्श ट्रांसफार्मर, स्टूडेंट ध्यान रखना, आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसको। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? वह ट्रांसफार्मर जिसके अंदर कोई लॉस ना हो, यानी जिसमें लॉस क्या हो आपका 0%। तो स्टूडेंट ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं होता है, या ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती है कि जिसके अंदर लॉस ना हो, कुछ न कुछ उसमें लॉस अवश्य होता है। तो हम यहाँ पे कल्पना ही करते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर में आपकी शक्ति क्या होगी? अभी मैंने यहाँ लिखा है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग की विद्युत शक्ति है वो प्राइमरी वाइंडिंग की विद्युत शक्ति से अधिक नहीं होती है। तो यहाँ आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग की शक्ति से अधिक नहीं होती है, तो यह सेकेंडरी वाइंडिंग की शक्ति पीएस बराबर है आपकी पीपी। हम इतना लिख सकते हैं, अधिक नहीं होगी, पर अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो बराबर हो सकती है, यानी उसमें कोई लॉस ना हो तो दोनों की शक्ति बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखोगे पीएस बराबर पी पावर क्या होता है? पावर पी बराबर क्या होता है आपका वीआई, वोल्टेज और धारा। यहां आपकी वोल्टेज विद्युत वाहक का मान
किससे लिखेंगे आप, ES और IS। प्राइमरी साइड, प्राइमरी की वोल्टेज गुणा प्राइमरी का करंट। ठीक है स्टूडेंट। इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूं, ES, इसके बटे में आ जाएगा EP बराबर क्या है, IP बटा IS। ठीक है स्टूडेंट। और यही आपके किसके इक्वल होता है, NS बटा NP, और यही आपका ट्रांसफार्मर रेशो होता है। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ एक बच्चे पूछते हैं सर इसमें सेकेंडरी का विद्युत भाग बल ऊपर है, सेकेंडरी के टर्न ऊपर है, और आगे हम देखेंगे इम्पीडेंस सेकेंडरी का ही ऊपर होता है, यहाँ धारा प्राइमरी के ऊपर है। तो आप इस फार्मूले से जब ज्ञात करते हो तो ES बटा ES IS EP IP, तो यहां से आपका ये EP ES इसके नीचे चला जाएगा और EP इसके नीचे। तो यहां से आप देखोगे ES बटा EP और यहाँ पे IP बटा IS। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपकी धारा। अब आप देखोगे इसमें इम्पीडेंस, इम्पीडेंस रेशो, इम्पीडेंस रेशो, इम्पीडेंस रेशो। स्टूडेंट हम इम्पीडेंस को Z से लिखते हैं और रेशो हमें ज्ञात करना है प्राइमरी और सेकेंडरी का, तो इम्पीडेंस रेशो। तो आप एक आदर्श ट्रांसफार्मर की PP बराबर है PS, पावर, पावर का आपने एक और फार्मूला भी देखा है, P बराबर हमेशा क्या होता है I²R, R प्रतिरोध है और यहाँ प्रतिरोध आपका क्या होगा Z, इम्पीडेंस। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइमरी का IP² और ZP बराबर है IS² और साथ में क्या होगा आपका ZS। तो स्टूडेंट IP बटा IP² बटा IS² और इस साइड क्या आ जाएगा आपका ZS बटा ZP, और फाइनल क्या आ जाएगा आपका IP बराबर बटा IS बराबर है ZS बटा ZP। यहाँ स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अंडरूट। तो याद रखना स्टूडेंट, आपका इम्पीडेंस लिखते हैं उसके ZS बटा ZP, उसका हमेशा अंडरूट लिखते हैं। ठीक है। तो इम्पीडेंस रेशो के अंदर तो अगर मैं ये फार्मूले में लिखता हूँ इम्पीडेंस, तो यहाँ आपका और क्या आ जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा ZS बटा ZP। तो ये स्टूडेंट आपका ट्रांसफार्मर रेशो जो हमने पूरा देखा है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे आपको समझ। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक एग्जांपल लिया है किसी 3 फेज डेल्टा स्टार, उसकी कनेक्शन क्या है डेल्टा और स्टार, उसकी वोल्टेज है 11,000/400 वोल्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टर्न है। तो हमें प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या ज्ञात करनी है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आपकी बुक का फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है। तो आप देखोगे पहली वाइंडिंग किसमें कनेक्ट है डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट। तो डेल्टा में आपका क्या होगा प्राइमरी वाइंडिंग प्रति फेज वोल्टेज, तो डेल्टा में आपका होगा प्रति फेज वोल्टेज। डेल्टा में क्या होगा आपका ईपी बराबर 11,000 वोल्ट। क्यों, कनेक्शन है आपके डेल्टा। अब प्रति फेज सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज, प्रति फेज सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज
सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आप देखो सर स्टूडेंट की कनेक्शन किस में है, स्टार में। स्टार में आपका क्या होता है, ईपी बराबर लाइन वोल्टेज बटा √3। लाइन वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 400, तो ये कितना होगा 400 बटा √3 जो आपका 231, लगभग 231 वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या दे रखे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या, यानी हमें क्या दे रखा है NS, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कितनी है 40। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें ज्ञात करना है प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या। तो स्टूडेंट आपको याद होगा ये फार्मूला ES बटा EP बराबर है NS बटा NP। यहां से हमें NP ज्ञात करना है, तो NP बराबर क्या हो जाएगा आपका, NP इधर ऊपर आ जाएगा, NS गुणा EP, NS गुणा EP बटा ES। फिर ये वैल्यू रख दोगे आप, NS की वैल्यू आपके पास है ही कितनी 40, EP की कितनी है आपके पास 11,000 और ES की मान 231। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके टर्नों की संख्या आ जाएगी 1905। ये आएगी आपको 1904 पॉइंट समथिंग, तो हम उसको 1905 ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना स्टूडेंट, जो आपका ये टॉपिक है, ये टर्म है यहाँ पे, आपको ट्रांसफार्मर के पहले लेक्चर में पॉलीफेज सिस्टम में मैंने बताया था, स्टार और डेल्टा हमने कनेक्शन किए थे, तो वहां हमने देखा था कि क्या होता है, आपकी जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं, डेल्टा में क्या होता है, आपके डेल्टा में होता है उसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होती है, और स्टार के अंदर क्या होता है, आपकी जो फेज वोल्टेज है वो, जैसे आपकी स्टार के अंदर जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज का, आपकी लाइन वोल्टेज का √3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां आपने लिए फेज वोल्टेज EP 11,000 सेम है जो भी आपकी लाइन वोल्टेज दे रखी है। यहां आप जो फेज प्रति फेज वोल्टेज ले रहे हो तो वो क्या है 400 लाइन वोल्टेज और उसका √3, तो प्रति फेज आपकी वोल्टेज कितनी आ जाती है यहाँ से 231 वोल्ट। अगर ये आपकी वोल्ट है, यहाँ हम 400 रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है एक 11,000/220 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कितनी है 25, और हमें प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या ज्ञात करनी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इससे हम पता लगा सकते हैं स्टूडेंट, इस साइड 11,000 वोल्टेज है, इस साइड कम वोल्टेज है, तो ये क्या है, कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमें सिंपल फार्मूला देखना है, ES बटा EP NS बटा NP। हमें क्या याद करना है NP, तो NP का आपका क्या फार्मूला बन जाएगा, NP इस साइड आएगा तो NS गुणा EP ऊपर चला जाएगा गुणा EP और बटे ES। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आपका NP बराबर क्या आ जाएगा, NS का मान कितना दिया हुआ है आपके 25, EP प्राइमरी 11,000 वोल्टेज, ES सेकेंडरी वोल्टेज 220। तो यहां से आप क्या करोगे, 10 से 10, 11 दूनी 22, ठीक है, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50। ठीक है, 25 और 50 की गुणा, 25 0 0 और 25 5 125, ये आपके NP प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या आ जाएगी।
तो स्टूडेंट आपका ये जो फार्मूला है आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन 100% आता है, हर बार एक क्वेश्चन इसमें से आता है। या तो आपको एनएसएनपी दिया होता है, आपसे सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज पूछ लेते हैं, या प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न, या प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज। आपको बस ये सिंपल फार्मूला याद रखना है, इससे आपके पेपर में जो एक न्यूमेरिकल आएगा आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।